हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 3 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि हमने लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने देखो लास्ट वाले दो लेक्चर थे, अगर आपने वो देखे तो उसमें हमने देखा था पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में देखा था, है ना, ये देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था। ठीक, थर्ड पे हमने पढ़ा था उसमें मैटर। ठीक, मैटर, इसकी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देख ली थी। ठीक है, और एक बड़ा सा चार्ट सा बनाया था क्लासिफिकेशन का। तो आज हमें देखनी है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन में भी कुछ एलिमेंट तक हमने किया था, जिसमें एलिमेंट पढ़ा था हमने। एलिमेंट में हमने देखा था क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटालाइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था। ठीक, तो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे अच्छे से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वो देखोगे तो फिर ये वीडियो समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज वाला। लास्ट में हमने यहाँ छोड़ा था मेटालाइट्स के ऊपर छोड़ा था। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स। ठीक, इसको मैं साफ करता हूँ पहले। ठीक, तो हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, यहाँ लिखो आप डेफिनेशन इसकी। कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। Compound is a pure substance containing क्या होता है कंपाउंड में, containing two or more than two elements, two or more than two elements। ठीक है, मतलब कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिले होते हैं, टुगेदर in the fixed proportion by mass। ठीक है, ये होती है हमारी कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, देखो इसको समझ सकते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब ये भी एक हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस था, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ के ये बनता है। ठीक, टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब किसी एक कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट क्या करते हैं, अपने एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, फिक्स रेशो में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वाटर बोल दूँ, देखो वाटर ये कंपाउंड है, तो आप जहाँ मर्जी से वाटर लेके आ जाओ, उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ 2 है एक का, और ऑक्सीजन का कितना 16। तो ये फिक्स्ड रेशो 2:16 में जुड़ा हुआ है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं किसी जगह का वाटर है जहाँ ये जुड़ा है सपोज 10:30, तो वो वाटर है ही नहीं, है ना, क्योंकि कंपाउंड में हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में जो है चीज़ जुड़ती है। ठीक, ये होता है हमारा कंपाउंड। आपको समझ में आया होगा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट होता है एक ही सब्सटेंस, एक ही प्योर सब्सटेंस। ठीक है, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक, देखो इसकी एक और चीज़ जैसे होती है ना प्रॉपर्टी सी, वो है हमारी कि अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड, ठीक, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। constituent elements, ठीक है, by using suitable chemical methods, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, properties of a compound
आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। ठीक है, इतना देखो, इतना समझते हैं हम। देखो समझे इतना। पहले हमारा कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ के बनता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास में जुड़ता है। ठीक, उसके बाद देखो हम कंपाउंड को, अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हम एक कंपाउंड को उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब हो गया वो वाले एलिमेंट्स जिससे कंपाउंड बना हुआ है। बाई यूजिंग सूटेबल केमिकल मेथड्स, मतलब कुछ अच्छे केमिकल मेथड्स यूज़ करके हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, इस कंपाउंड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट है कि जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ठीक है, मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया जिन एलिमेंट से कंपाउंड बना है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपस में क्या है, अलग है। ठीक, जैसे मैं कंपाउंड की एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल किसी कंपाउंड का, जैसे देखो वाटर H2O, देखो इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं ना, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ये आ गया। जैसे और बोलूँ HCl, ये कंपाउंड है, CO2 ये कंपाउंड है, ETC। ठीक, आई समझ आपको? बहुत आसान है, बहुत बेसिक। जैसे मैं बोलूँ सपोज ये वाटर है, तो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा ऐसे H2 + O2 करके, यहाँ से बना होगा सपोज H2O, है ना। तो अब देखो ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ ये लिखा है ना कि जो हमारे ये दोनों क्या है, ये दोनों इस कंपाउंड वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब इन दोनों से जुड़ के ये बना हुआ है। ठीक, तो इन दोनों से ये जुड़ के बना है, तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी है। ठीक, तो वही लिखा था यहाँ कि जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, कंपाउंड की अपनी अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, तो ये था हमारा कंपाउंड। इसमें ज़्यादा नहीं देखना हमें, आगे थोड़ा सा समझने वाला पार्ट आएगा तो वो आप समझना, अभी इतनी टेंशन मत लो इसकी। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ करता हूँ, आप लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, एक कौन सा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है कौन सा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ना। ठीक है, जब हमने वो चार्ट बनाया था ना क्लासिफिकेशन का, उसी चार्ट को ही तो डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक के बारे में आप लिख सकते हो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ लिख सकते हो। ये कहाँ से मिलता है, लिविंग थिंग्स से, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल से जो कंपाउंड्स मिलते हैं ना उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अच्छा किस चीज़ के बने होते हैं ये, फॉर्म्ड बाय कार्बन, कार्बन के से बने होते हैं, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स से बने होते हैं, जैसे लाइक कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और क्लोरीन से, कार्बन और फ्लोरीन से, ETC। नाइट्रोजन भी आ सकता है यहाँ, ऑक्सीजन भी आ सकता है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। देखो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वहाँ हम कार्बन की डिस्कस करते हैं ना, केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, स्टार्टिंग में बोला गया था कि प्लांट्स एनिमल से जो कंपाउंड्स मिलते हैं नेचुरली, उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर बाद में ये भी बोला गया था डिस्कशन एक्सपेरिमेंट करके कि उनमें क्या होता है, कार्बन होता है और बाकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब आप देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कौन से होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक, ये हमें रॉक्स और मिनरल्स से मिलते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से चट्टान वगैरह जो होते हैं वहाँ से हमें कौन से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके बने हुए होते हैं, यहाँ लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाई, ठीक है, एनी टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन,
तो आप बोल सकते हो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं। रॉक्स और मिनरल मतलब ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। और ये किसके बने होते हैं, एक कार्बन को छोड़ के, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन होता है ना उसकी अपनी अलग से केमिस्ट्री होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स वहाँ बचते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपस में जुड़ जाएं तो कौन से कंपाउंड बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको इतना याद रखना है। आई समझ आपको इतना समझ में आया। ये हम बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे समझने वाली। तो मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन लिखो इसकी, कैसे लिखोगे, अ मटेरियल containing two or more substances, ठीक। यहाँ लिख सकते हो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स, ठीक। इतना समझ में आया आपको। आप देखो जब हमने कंपाउंड पढ़ा था हमने ऐसी ही सेम डेफिनेशन लिखी थी। लास्ट पे हमने लिखा था कि उसमें क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास होता है, मतलब फिक्स्ड रेशो। उसमें क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास होता है। लेकिन इस मिक्सचर में एक डिफरेंस होता है, अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मतलब कंपाउंड में क्या था, फिक्स प्रोपोर्शन था, ठीक है, फिक्स रेशो थी। इसमें कोई भी मिक्सचर में कोई भी रेशो ले लो आप, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि अगर H2O वाटर है ना, तो यहाँ इसकी 2:16 है, एग्जैक्ट फिक्स रेशो 2:16 होगी तो ये पानी होगा, वाटर बनने का। अगर मैं बोलूँ आपसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ दो, यहाँ भी तो, ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है यहाँ, है ना, ये दोनों जुड़ के ये बनते हैं, ठीक। तो मैं बोलूँ इसको किसी भी रेशो में जोड़ दो, जरूरी नहीं 2:16, किसी में भी जोड़ दो। अब किसी में भी जोड़ोगे तो वो फिर कंपाउंड नहीं बनेगा, वो फिर मिक्स होगा बस, और कुछ नहीं। वो जो मिक्स हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। देखा ना, अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में चीज़ों को मिक्स कर दो, उसको क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर, ठीक, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। मतलब आपने देखा था जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी ना, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अभी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है वो वैसी ही होंगी जैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वैसी ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, वो अलग नहीं होने वाली, ठीक। ये पॉइंट है। उसके बाद है कि हम कंपाउंड को, जो हमने देखा था अभी कंपाउंड, उसमें हम उसको आसानी से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, हमें केमिकल मेथड्स चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन मिक्सचर में ऐसी बात नहीं है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, यहाँ लिख सकते हो, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मतलब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बाई सिंपल फिजिकल मेथड्स, बाई सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक। मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम आसानी के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हमें बड़ी बड़ी केमिकल लैब्स में करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा करके, थोड़ा सा नॉर्मल फिजिकल मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ये समझ आता है ना आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल जिससे कोई चीज़ बनी हुई है ना। पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिससे कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक।
तो उसके बाद है कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सेम टू सेम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। क्योंकि मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती ना, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो, प्रोपोर्शन मतलब रेशो, किसी भी रेशो में मास में मिक्स कर दो उसको, चाहे 2 को 4 से मिला दो, चाहे 4 से 8 को मिला दो, जैसे मर्जी, है ना, तो वो मिक्सचर बनता है। तो इसलिए वो जो होता है मतलब उसमें उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, सिंपल मेथड से, ठीक। अच्छा, कोई मिक्सचर की एग्जांपल दे सकते हो आप, मिक्सचर की कोई मिक्सचर की एग्जांपल लिख दो, कमेंट्स में लिख दो। चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक, तो आपको मैंने पहले भी बताया था मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक, और एक कौन सा होता है, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आई समझ आपको, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस में आप लिखो, यहां लिख सकते हो, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस। मतलब एक मिक्सचर को हम होमोजेनियस उस वक्त बोलते हैं इफ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है, इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब एक मिक्सचर को आप होमोजेनियस बोलोगे जिस अगर उसकी कंपोजिशन मतलब जिससे वो बना होगा ना वो पूरे मिक्सचर में एक ही होगा, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था ये कि अगर एक ही फेस होगा, पूरा एक ही फेस होगा तो उसको बोलोगे होमोजेनियस। तो अगर कोई मिक्सचर पूरा एक ही फेस बनाएगा, यूनिफॉर्म है, मतलब इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, या इधर भी सॉलिड है, इधर पूरे में सॉलिड है या पूरे में लिक्विड है, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक। आई समझ आपको। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या एग्जांपल हो सकती है, एयर इज यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ, एग्जांपल एयर इज यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक। तो इसकी एग्जांपल होती है एयर। आपको पता है एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। हमें तो एयर में पहाड़ तो दिखते नहीं, आपको देखो हमें ना एयर में पहाड़ दिखते हैं ना कुछ सॉलिड दिखता है, पूरी पूरी एक गैस दिखती है ना, पूरी पूरी कुछ दिखता ही नहीं, मतलब तो इसका मतलब वो क्या है, पूरी यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। तो एयर क्या चीज़ है, होमोजेनियस मिक्सचर की एक एग्जाम्पल है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल जो होते हैं क्या होते हैं, आर द मिक्सचर्स ऑफ मेनी लिक्विड, आर द मिक्सचर्स ऑफ मेनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब आपने पढ़ा होगा कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं ना, तो ये भी आप देख सकते हो। जो हमारा पेट्रोल और केरोसिन ऑयल होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल पूरा आपको कैसा दिखता है, सारा लिक्विड में दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें मिक्सचर होते हैं, डिफरेंट लिक्विड के मिक्सचर्स होते हैं, लेकिन दिखता वो कैसा है, पूरा यूनिफॉर्म, पूरा एक जैसा लिक्विड दिखता है। इसलिए वो भी किसकी एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर की। उसी तरह केरोसिन ऑयल भी होमोजेनियस मिक्सचर की एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कौन सा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आप लिखो इसमें, मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस, mixture is said to be
heterogeneous if its composition is not uniform throughout. If its composition, ठीक है, is not uniform throughout, ठीक, अगर उसकी कंपोजिशन पूरे में यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास ये एक डब्बा है, इसमें वाटर है, इसमें कुछ सैंड मिला दी हमने, है ना, तो अब आप देखो इधर तो हमारा क्या लिक्विड है, इधर नीचे क्या चीज़ है, ये सैंड सॉलिड है, तो इसकी पूरी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है ना, पूरी में पूरी बीकर में एक जैसी कंपोजिशन नहीं है, आधा लिक्विड है आधा सॉलिड है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऐसा मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे मैं बोलूँ आपसे एग्जांपल, ठीक, ऑयल इन वाटर, पानी में तेल मिक्स कर दो आप, तो आप खुद देखो पानी में तेल मिक्स करोगे तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, तो इसका मतलब तेल का अपना फेस है, वाटर का अपना फेस है, दोनों अलग अलग फेस हैं, तो इसका मतलब उसकी कंपोजिशन सारी एक जैसी नहीं है, तो वो कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। और मिल्क देखो, हमें तो मिल्क पूरा लिक्विड दिखता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं उसके अंदर देखते हैं ना, तो यहाँ क्या दिखता है हमें, फैट्स सस्पेंडेड इन लिक्विड, यहाँ सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक। मिल्क जो होता है ना हमारा, हमें तो लिक्विड दिखता है, हमें दिखता है कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, पूरी यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखते हैं तो हमें फैट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंड का मतलब होता है लटके हुए दिखते हैं, किसमें, मिल्क में दिखते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी भी पूरी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, मतलब पूरा लिक्विड नहीं है, बीच में कुछ सॉलिड है, कुछ फैट्स पार्टिकल है, तो इसलिए ये वाला जो होता है मिल्क, ये भी मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, ये तो हो गया हमारा, ये तो मतलब बहुत बेसिक टॉपिक है, 9th 10th में पढ़ते हो आप, ठीक। अभी हम स्टार्ट करते हैं छोटी सी एक और चीज़, डेफिनेशंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ठीक, तो पहले हम चेक करते हैं एटम्स क्या होते हैं। लिख दो यहाँ एटम्स, एटम क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो आप, क्या होता है एटम। इन एटम, ये तो आपको पता है, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट which may or may not be capable of free existence, which may or may not be capable of free existence, ठीक है। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो एटम क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। कैसे पता चलता है, सपोज यहाँ हम लकड़ी का एक पीस लेते हैं ना, उसको यहाँ रफ सरफेस पे घसीटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरेंगे, है ना, तो आस्ता आस्ता करके पूरी लकड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो अब आप देखो वो जो छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरे ना, उसको भी उठाओ, उसको माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा करके, माइक्रोस्कोपिक किसी वजह से उसको माइक्रोस्कोपिक या किसी तरीके से आप क्या करो, यहाँ और रगड़ो उसको। तो वो जो सपोज यहाँ से एक छोटा पार्टिकल यहाँ गिरा था, उसको फिर से यहाँ रगड़ो, तो उसको और छोटा करो, यहाँ से छोटा करते जाओ, और छोटा करो, और छोटा, लास्ट पे एक इतना पार्ट आएगा जिसको हम और छोटा नहीं कर सकेंगे, है ना। तो वो हम बोलेंगे ना कि वो वाला जो पार्टिकल जिसको हम बिल्कुल छोटा कर ही नहीं सकते, उससे छोटा नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो ये लिखा ना, देखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। मतलब एटम एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, बहुत सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, तो जो क्या कर सकता है, फ्री एग्जिस्टेंस
फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। मतलब किसी किसी एलिमेंट का जो एटम होता है वो अकेला रह सकता है, किसी किसी का नहीं रह सकता। तो अब हम देखते हैं किस किस का रह सकता है अकेला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, कार्बन कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब ये कुछ एटम्स होते हैं आयरन के, गोल्ड के, कार्बन के, ये हमारे फ्री आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकेले रह सकते हैं। एग्जिस्ट फ्री का मतलब होता है अकेले। जैसे आयरन को देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, Fe लिखते हैं, गोल्ड को Au लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, तो ये एक एक है ना, अकेला है ना, तो ये अकेले रह सकते हैं। तो देखो जैसे मैं और बोलूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कभी ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता। तभी लिखा ना कि एटम क्या होता है, फ्री रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो ये जो हाइड्रोजन का एटम होता है ना, ये अकेला नहीं रह सकता ना, इसको डर लगता है। देखो यहाँ 2 लगा दो, इसका मतलब ये दोनों मिल के रहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के भी दोनों मिल के रहते हैं, ऑक्सीजन के भी दोनों मिल के रहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जो अकेला रह भी सके ना भी रह सके, है ना। किसी किसी के तो अकेले रह सकते हैं जैसे ये वाले, और किसी किसी एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, वो मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो एटम हमने देख लिया, अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। देखो एटम कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा है कि मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका, किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन वो आराम से अकेला रह सकता है। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ एग्जाम्पल है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट फ्रीली। जो देखो मॉलिक्यूल की वो डेफिनेशन होती है, मॉलिक्यूल जो होता है ना, यहाँ 2 और मोर एटम्स जुड़े होते हैं, मोर एटम्स, 2 और मोर एटम्स जो होते हैं ना, जुड़ के मॉलिक्यूल बनता है। वो हमेशा क्या करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, अकेला रह सकता है। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, आराम से अकेला रह सकता है ये। ऑक्सीजन का देखो 2, यहाँ ऐसे लिखोगे ना O2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, आराम से रह सकता है। नाइट्रोजन का N2, ये आराम से यहाँ रह सकता है फ्रीली, ठीक। इसी तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होता है ना H2O, ये भी आराम से अकेला रह सकता है। अमोनिया होता है NH3, ये भी अकेला रह सकता है आराम से। तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल में एक्चुअल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़े होते हैं, और वो मॉलिक्यूल भी क्या होता है, एक छोटा पार्टिकल होता है किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का, वो क्या कर सकता है, आराम से अकेला रह सकता है। लेकिन एटम क्या होता है, एटम या तो अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, कुछ के रहते हैं, कुछ के नहीं रहते, ठीक है। ये होती है, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अब देखो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक, ये हमारा टॉपिक रहेगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप देखो लॉज का मतलब होता है कुछ कानून बने हुए हैं, ठीक है, कानून, समझ आता है ना आपको। देखो लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ होता है मतलब जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, मतलब कुछ केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, कोई एलिमेंट्स या कुछ केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उस टाइम हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कानून लगते हैं वहाँ, ठीक है, जब कॉम्बिनेशन होती है तो उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो पहले हम देखते हैं ये टोटल कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज, मतलब कुछ लॉज के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन होती हैं। उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं, आगे यहाँ लिख सकते हो, दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो कितने होते हैं, एक होता है हमारा लॉ, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हमारा ये लॉ होता है। दूसरे नंबर पे होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन,
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक, थर्ड नंबर पे होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, फोर्थ नंबर पे होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, और लास्ट वाला हमारा होता है फिफ्थ नंबर पे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसको बोलते हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये हमारे कितने होते हैं? 5 लॉज होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। ये छोटी सी वीडियो आप देखना, फिर कल से हम एक वीडियो में ये 2 लॉज पढ़ेंगे, फिर दूसरी वीडियो में 2 लॉज पढ़ेंगे, ऐसे करके इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इन लॉज को पढ़ के ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, जब ये लॉज ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे आगे फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे करके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज आप क्या करो, इनके नोट्स बनाओ, तो इनको रिवाइज कर लो। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखो। तो कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा इनके ऊपर। ठीक, तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।